नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को साना साना हाथ जोड़ी का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। दूसरा प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। उत्तर, मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तीसरा प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए, यानी जो भगवान बुद्ध को मानने वाले होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती है। जिन्हें उतारा नहीं जाता वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। चौथा प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। 2008 में भी पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है। यह इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर है, जितेन नार्गे उस वाहन जीप का गाइड कम ड्राइवर था जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। जितेन एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उसने बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और गंतोक से युमथांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है। पहले यहाँ राजशाही थी, अब यह भारत का एक अंग है। सिक्किम के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं और यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती है। किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का नगर कहा जाता है और यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रम करती हैं। वे अपनी पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी को कहते हैं, मैं कई बार अपने बच्चे को भी साथ रखती है। यहाँ की स्त्रियाँ चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं और उनका परंपरागत परिधान बोकू है। पांचवा प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने
उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। छठा प्रश्न, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड है। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग और गाइड अलग होते हैं, लेकिन जितेन ड्राइवर कम गाइड है। अतः हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़े तो वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि जितेन को पता है कि देवानंद अभिनीत गाइड फिल्म, यह अपने समय की अति लोकप्रिय फिल्म थी, कि शूटिंग लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजन भी होता है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। जितेन यद्यपि नेपाली है, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति तथा धार्मिक मान्यताओं का पूरा ज्ञान है। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भी वह भली भांति परिचित है। यह किसी कुशल गाइड का आवश्यक गुण है। जितेन का सबसे अच्छा गुण है मानवीय संवेदनाओं की समझ तथा परिष्कृत संवाद शैली। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका से बातचीत करता है। उसकी भाषा बड़ी परिष्कृत और संवाद का ढंग अपनत्व से परिपूर्ण है, जो किसी गाइड का आवश्यक गुण है। सातवां प्रश्न, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस यात्रा में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती है। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियां चौड़ी होने लगती है, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। आठवां प्रश्न, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सयानी यानी बुद्धिमान बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियां होती है। उसे लगता है जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में ही है। झरनों की भांति निरंतर चलायमान रहना और फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। 9 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों के पीठ पर डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूत
भूख, मौत और दैत्य के जिजीविषा के बीच जंग जारी है। प्रश्न संख्या 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान रहता है। सबसे पहले इस दृश्य में उस ट्रैवल की भूमिका रहती है जो सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा उसके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करता है। इसके बाद उनके वाहन का चालक तथा परिचालक भूमिका निभाते हैं जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। फिर उसके गाइड मार्गदर्शक की भूमिका शुरू होती है जो पर्यटन स्थल की जानकारी देता है। पर्वतीय स्थल पर कई बार सैलानियों को अपना बड़ा वाहन बस छोड़कर जीप जैसा छोटा वाहन लेना पड़ता है। प्रायः इन छोटे वाहनों के चालक जितेन नार्गे की भांति ड्राइवर कम गाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारी तथा पर्यटक स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ पर चलने के लिए लंबे बूट व अन्य जरूरी सामान किराए पर देने वाले दुकानदार तथा हस्तशिल्प व कलाकृतियां बेचने वाले व फोटोग्राफर जैसे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। 11 नंबर प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में अपने बच्चे को संभालते हुए कठोर परिश्रम करती है। ऐसा ही दृश्य वह पलामू और गुमला के जंगलों में भी देख चुकी थी, जहां बच्चे को पीठ पर बांधे पत्तों तेंदुके की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। उसे लगता है कि ये श्रम सुंदरियां वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती है। वास्तव में यह एक सत्य है कि हमारे ग्रामीण समाज में महिलाएं बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चे की भी देखभाल करती हैं और श्रम करके धनोपार्जन भी करती है। यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, अथवा प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जा सकता है। उत्तर, आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रही है। वहाँ भोग के नए नए साधन पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए जहाँ एक ओर गंदगी बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर तापमान में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। इसे रोकने में हमें सचेत होना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैले और तापमान में वृद्धि हो। 13 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रहा है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही है।
ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। प्रश्न संख्या 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए अथवा कटाव पर किसी दुकान का न होना इस पर्यटन स्थल के लिए वरदान क्यों है, पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता अनुभव हुई तो उसने देखा कि वहाँ पर झांगू की तरह ऐसी चीज़ें किराए पर मुहैया कराने वाली दुकानों की कतारें तो क्या एक दुकान भी न थी। लेखिका को लगा कि कटाव में किसी दुकान का न होना भी वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि अगर वहाँ दुकानों की कतार लग गई तो कटाव का नैसर्गिक सौंदर्य तो दबेगा ही, स्थानीय आबादी भी बढ़ेगी और पर्यटकों की भीड़ भी। अंततः वहाँ भी प्रदूषण अपने पांव पसारेगा। ऐसे में कटाव में दुकानों का ना होना एक वरदान ही है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। उत्तर, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर पर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था की है। 16 नंबर प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तर, देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। जाड़ों में हार कपा देने वाली सर्दी में जब तापमान 0 से 20-25 सेल्सियस नीचे चला जाता है तो भी वे सीमा पर डटे रहते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सके इसलिए वे रात रात भर जागते हैं। तपते रेगिस्तान में धूल भरे तूफानों के बीच वे भूखे प्यासे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता पड़े तो वे सीने पर शत्रु की गोली भी खाते हैं। देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। उनके परिवारों को किसी प्रकार का कष्ट या अभाव न हो, उनके बच्चों की शिक्षा भली भांति हो सके, इस बात का ध्यान रखना हमारा ही उत्तरदायित्व है। तो बच्चों, यह था प्रश्नोत्तर एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवज नागरिक को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।